हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी यूपीएससी। तो आज का लेक्चर हमारा फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 25 और 26 पे रहने वाला है, क्योंकि ये अभी हमारे क्या है करंट अफेयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अभी न्यूज़ आर्टिकल में बना हुआ है जो कि सबरीमाला केस पर रहने वाला है। तो इसकी हम पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, पृष्ठभूमि देखेंगे। उसके बाद जानेंगे कि आर्टिकल 25 और 26 कैसे इंपॉर्टेंट है इस केस से रिलेटेड, और एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होती है, रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होती है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है इसमें कैसे कारगर है, कैसे इस केस को बांधे हुए है, और जो भी आर्टिकल 25 और 26 के वायलेशन है उसको पूरा गहराई से समझेंगे। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 25 को देखते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस दिया गया है। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस मीन्स जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है। तो उससे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा प्रेम्बल था, कॉन्शियंस मीन्स तो हम देख लेंगे, जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम होता है उसी को कॉन्शियंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाते हैं। तो क्या है, सबसे पहले स्टार्ट होता है प्रीएम्बल से। तो आपको पता है कि प्रीएम्बल में जो सेक्युलर वर्ड है वो यूज नहीं किया गया था, यूज नहीं था। उसको किस में ऐड किया गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इसे ऐड किया गया। और इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल की धारणा थी वो कौन से वर्ड में थी, उसको अपनाया गया था लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो सेकुलर हम पहले भी थे, क्योंकि ये चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने, हमारे दादा साहब ने, जो बाबा साहब थे अम्बेडकर, उन्होंने ऐड किया था ये चीजें। तो इसके जरिए हम क्या थे, सेकुलर कहलाते थे। लेकिन ये प्रेम्बल था, जो वर्ड यूज किया गया था सेकुलर प्रेम्बल में किया गया था। और प्रेम्बल क्या है, नॉन जस्टिसेबल। प्रेम्बल क्या है, नॉन जस्टिसेबल है, मीन्स इट कैन नॉट गो और एनफोर्स इन द कोर्ट, लॉ ऑफ कोर्ट। कोर्ट में इसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता प्रेम्बल को। सॉरी, तो इसको कोर्ट में एनफोर्स नहीं किया जा सकता। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हो, उनको क्या चीज़ चाहिए थी, उनको कुछ ऐसा चाहिए था जो कोर्ट में जस्टिसेबल हो। इसलिए इन्होंने सेकुलर की कुछ धारणाएं हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी प्रोवाइड कराई, जो हमारे आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 में मिलती है, और जो स्पिरिट ऑफ सेक्युलरिज्म को भी दर्शाती है। तो कौन से आर्टिकल है, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28, ये चार आर्टिकल है जो किसको दर्शाती हैं, स्पिरिट ऑफ सेक्युलरिज्म, कि हमारे देश में सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की भावना मौजूद है। तो आई होप समझ में आया हो। तो इसमें और ये क्या है, ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। तो ये क्या है, जस्टिसेबल है, तो इट कैन एनफोर्स अगेंस्ट एनी स्टेट और कोर्ट ऑफ लॉ। तो आई होप समझ में आया हो यहाँ पर। इसके आगे हम देखेंगे कैसे आर्टिकल 25 हमें फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस प्रोवाइड करता है। तो हमने क्या दिया था, आर्टिकल 25 वहाँ लिखा हुआ था, उसमें क्या था, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस या कंसेंसस। कॉन्शियंस का मतलब वॉट एवर अवर बिलीफ सिस्टम, हम किस में विश्वास करते हैं, जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम होता है उसी को क्या कहते हैं, कॉन्शियंस कहते हैं।
जैसे हम किसी भगवान में मानते हैं, लॉर्ड में, हम किसी ट्री में मानते हैं, ये भी हमारा क्या है, कॉन्शियस है। किसी रिवर में मानते हैं, ये भी हमारा कॉन्शियस है। हम किसी भी चीज़ में मानते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्शियस। और उसी के बाद भी अब अगर हम किसी चीज़ को नहीं भी मानते हैं, जैसे एथिस्ट, नास्तिक लोग वो नहीं मानते, तो वो भी उनका क्या है, बिलीफ सिस्टम, वो भी उनका कॉन्शियस है। तो ये राइट्स आर्टिकल 25 के जरिए जो राइट्स दिया गया है, वो किसको दिया गया है, वो इंडिविजुअल को दिया गया है, एज एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को ये राइट्स दिया गया है कि वो जो भी उनका बिलीफ सिस्टम है वो उनमें माने, और वो अपने धर्म का क्या करे, प्रचार, प्रोफेस, जिनको भी मानते हैं उनको प्रोफेस, प्रोपोगेट और प्रैक्टिस करने की उनको अनुमति है, छूट है, बाय द आर्टिकल 25। जो 3P है, प्रोफेस, प्रोपोगेट और प्रैक्टिस करने की उनको छूट है। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, और सेकंड जो था, ये इंडिविजुअल को राइट्स दिया गया था, और आपको प्रोफेस, प्रोपोगेट और प्रैक्टिस करने की अनुमति है एज पर आर्टिकल 25। अब इसमें देखते हैं आर्टिकल 26 कैसे अपनी भूमिका निभाता है, कैसे वो एक कलेक्टिव राइट्स के रूप में जाना जाता है, जबकि आर्टिकल 25 एक इंडिविजुअल राइट्स के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले इसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन देख लेते हैं। ये राइट्स क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होता, वो अपने साथ क्या लाता है, रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। इसमें कौन से हैं रिस्ट्रिक्शंस है, ये देख लेते हैं। ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, तो इसमें क्या है, जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है वो आपको प्रोफेस, प्रोपोगेट, प्रैक्टिस करने की अनुमति है एज एन इंडिविजुअल, बट उससे किसी का मोरल डाउन नहीं होना चाहिए, या फिर जो पब्लिक ऑर्डर है, पहला इसमें क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, पब्लिक ऑर्डर, और सेकंड क्या है, मोरालिटी। सेकंड क्या है, मोरालिटी, और थर्ड क्या है हमारा, हेल्थ, किसी की हेल्थ, स्वास्थ्य को कोई नुकसान ना हो, और लास्ट है हमारा इसमें दिया गया रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में, एनी और सॉरी एनीथिंग इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनीथिंग इन पार्ट 3, पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 में आपको पता है आयोग कि हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो फंडामेंटल राइट्स के किसी के वायलेशन नहीं होना चाहिए, उल्लंघन नहीं होना चाहिए आपके इस प्रोफेस, प्रोपोगेट, प्रैक्टिस से जो आप कर रहे हैं, जो भी आपकी कॉन्शियंस है, बिलीफ सिस्टम है, उसके जरिए हमारे इन 3 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का, किसी की हेल्थ का, पब्लिक ऑर्डर का, मॉरलिटी का, और जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसका क्या उल्लंघन नहीं होना चाहिए। आई होप समझ में आया हो। आप आर्टिकल 26 देखते हैं। आर्टिकल 26 में क्या बताया गया है, इसमें दी गई है फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, जो भी आपके रिलीजियस, धार्मिक चीजें हैं उनको मैनेज करने की आज़ादी दी गई है, ये एज ए राइट्स, अधिकार के रूप में दिया गया है आपको। तो ये है क्या है, ये कलेक्टिव राइट्स है। वो आर्टिकल 25 में क्या था, हमारा इंडिविजुअल राइट्स था, तो ये क्या है हमारा कलेक्टिव राइट्स, या ये पूरे ग्रुप को दिया गया है एज ए ग्रुप। इतना लिख लीजिए, उसके बाद समझाते हैं, उसके बाद देखेंगे कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होती है, रिलीजियस डिनोमिनेशन किसे कहते हैं, रिलीजियस डिनोमिनेशन।
तो आई होप यहाँ तक समझ में आया हो। उसके बाद देखते हैं कि रिलीजियस डिनोमिनेशन किसे कहते हैं। रिलीजियस डिनोमिनेशन, रिलीजियस डिनोमिनेशन उसे कहते हैं जो हमारी 3 चीजें एकदम फुलफिल कर सके। पहले क्या, ग्रुप ऑफ पीपल हो इनका, ग्रुप ऑफ लोगों का समूह। सेकंड, इनका यूनिक नेम हो, यूनिक नेम। और थर्ड, यूनिक सेट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, इनके जो धार्मिक पूजा पाठ करने का तरीका हो और अलग हो। यूनिक सेट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, जो ये 3 चीजें फुलफिल कर रहे हो वो क्या कहलाते हैं, रिलीजियस डिनोमिनेशन। जैसे इस्लाम या हिंदुज्म में इनका क्या है, यूनिक नेम है इस्लाम, पहली चीज फुलफिल कर रही है। इनका ग्रुप ऑफ पीपल भी है, लोगों का समूह भी है। यूनिक सेट ऑफ प्रैक्टिस, जैसे नमाज अदा करते हैं ये, तो ये क्या है, एक रिलीजियस प्रैक्टिस का उदाहरण है। तो ये तीनों चीजें फुलफिल कर रही है, तो ये क्या कहलाएंगी, रिलीजियस डिनोमिनेशन कहलाते हैं। आई होप समझ में आया रिलीजियस डिनोमिनेशन किसे कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, इसको भी समझ लेते हैं। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, ERP शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं। तो ERP किसे कहते हैं, जैसे कोई भी धार्मिक समूह है, उनका कुछ ऐसे पूजा पाठ में या फिर उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिस होती है उनमें कुछ चीज़ें होती है, जैसे नमाज अदा करना, ये क्या है, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस है। तो हम देखते हैं कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में कैसे आते हैं। तो पहली बात, एक तो शिरूर मठ केस 1954, ये इंपॉर्टेंट केस है। इसके द्वारा पता चलता है, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है। शिरूर मठ केस 1954 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि कौन सी रिलीजियस प्रैक्टिस एसेंशियल है, ये निर्धारित करने का। कौन सी रिलीजियस प्रैक्टिस एसेंशियल है, किसके पास अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है निर्धारित करने का। इस केस के द्वारा पता चला हमें। तो हम देखते हैं, जैसे नमाज अदा कर रहे हैं, तो ये कहाँ, मस्जिद में, एग्जाम्पल के तौर पे नमाज अदा कर रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति अगर नमाज अदा करता है तो उसकी रिलीजियस प्रैक्टिस है। अगर वो किसमें, मस्जिद में ना होकर अपने घर पे नमाज अदा कर रहा है, तो भी ये क्या, उसकी रिलीजियस प्रैक्टिस कहलाएगी क्या। लेकिन जो मस्जिद की जगह घर में कर रहा है, तो क्या उसके जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसमें कुछ अड़चन या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही है स्पिरिचुअल ग्रोथ में, नहीं। तो अगर वो कहीं भी नमाज अदा करता है तो उसकी क्या है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं कहलाएगी। नमाज अदा करना क्या हो जाएगा, या पूजा पाठ करना या हवन करना, जैसे आर्य समाज के लोग हैं हवन करते हैं, तो उनकी क्या है, ये रिलीजियस प्रैक्टिस है। लेकिन हवन के दौरान ही उनको अगर वो कहने लगी हमें बलि भी देनी है, तो वो उनके एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं आएगा। तो आई होप समझ में आया हो कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वही भंग कहलाएगी जहां आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में कोई रुकावट आ रही हो, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है। जैसे आप नमाज कहीं भी अदा करें तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप ये नहीं कह सकते हमारी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस यही नमाज अदा करने से होगी, या फिर जब हम हवन के दौरान बलि देंगे तभी हमारी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस कहलाएगी। तो ऐसा नहीं है, आप हवन करके भी अपनी जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको पूरी तरह कर सकते हैं। उससे भी आपकी क्या होगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ रुकेगी नहीं। तो यही बताया गया इसमें। अब बैक टू द टॉपिक चलते हैं हम। तो यही केस बताया गया था। तो एक और है इसमें, एक और चीज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस।
तो जो आर्टिकल 25 के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन थे वो कितने थे? 4। पहले कौन सा था? पहले हम मान लेते हैं हेल्थ को लेके कोई भी वायलेशन नहीं होगा। फिर सेकंड मोरालिटी, वैसे पहला तो पब्लिक ऑर्डर होना चाहिए, हम एग्जांपल के तौर पे लिख रहे हैं यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर। फोर्थ था फंडामेंटल राइट्स इनडायरेक्टली, कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। और एज पर आर्टिकल 26 देख लेते हैं कितने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। पहला क्या है? पब्लिक ऑर्डर। सेकंड सेम हेल्थ। थर्ड सेम मॉरलिटी। लेकिन यहाँ पर कहीं भी चौथे जो हमारे यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का उसका जिक्र नहीं किया गया है। तो यहाँ पर कितने? 3 ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं कितने? 3 है। तो इसके बाद जो केस हुआ इनका, इनके बाद एक केरला में एक मंदिर है जिनका नाम है सबरीमाला। यहाँ पर जो रेजिडेंट डेटी है वो कौन है? वो है लॉर्ड अयप्पा। पहले ये समझ में आया हो कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये अभी हम इस केस के बाद देखेंगे। इन दोनों में हमने क्यों एग्जाम्पल में डिफरेंस बताया था और कैसे जो लॉर्ड अयप्पा के फॉलोअर्स हैं वो आर्टिकल 25 में फॉल करते हैं, और आर्टिकल 25 में फॉल करते हैं तो सो इट इज़ द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स का इनडायरेक्टली वायलेशन होता है, इसलिए उन पर रोक लगाई गई। ये देखेंगे आप। तो जो लॉर्ड अयप्पा है वहाँ के क्या है? रेजिडेंट डेटी। और ये क्या है? एक एटर्नल सेलिब्रेट है, नैष्टिक ब्रह्मचारी है। कौन है? नैष्टिक ब्रह्मचारी। आई होप समझ में आया हो। और कोर्ट इन्हें क्या मानती है? ज्यूरिस्टिक पर्सन मीन्स हु पे द टैक्स, एक लिविंग थिंग के रूप में मानती है ज्यूरिस्टिक पर्सन। क्योंकि लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया? इनमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी है, मीन्स इनमें प्राण बसते हैं। तो कोर्ट ने इनको एज अ लिविंग थिंग माना, ज्यूरिस्टिक पर्सन माना, वो पे टैक्स। ज्यूरिस्टिक पर्सन उसे कहते हैं। और लोगों ने इनमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिया है, इसलिए ये लिविंग थिंग हमारे इनमें प्राण बसते हैं। और ये क्या है? इटर्नल सेलिब्रेट, नैष्टिक ब्रह्मचारी है। योग यहाँ तक समझ में आया। तो जो नैष्टिक ब्रह्मचारी है इसके कारण ही जो लॉर्ड अयप्पा के पुराण है उनमें क्या है? रूल्स दिए गए हैं। रूल्स मीन्स या फिर जो भी नियम बताए गए हैं उसमें जो मेंस्ट्रुअल एज है वुमेन की, जो आज के कोर्ट में 10 to 50 ईयर्स के बीच में माना गया है, उनके बीच की जो भी महिला है उनका प्रवेश यहाँ पर क्या है? निषेध है, वहाँ पर प्रोहिबिटेड है। इसके जरिए क्योंकि जो भी मेंस्ट्रुअल एज है वुमेन की, उनके बीच में जो भी महिलाएं आती हैं उनका प्रवेश क्या है? निषेध है। इस नियम के कारण पुराण के वजह से हमें पता चला। तो इसी पर ही क्या हुआ? विवाद उत्पन्न हो गया कि इट्स वायलेशन ऑफ हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन ने क्या करा? इस पर पिटीशन डाली 2006 में। ये हमारे आर्टिकल 15 में क्या है? नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस, caste, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। और आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब बताया गया है इसमें। और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इन सब का वायलेशन इसमें बताया गया है। तो इसके जरिए अभी हम देखेंगे केस पे कि क्या केस हुआ। तो आई होप समझ में आया हो कि वो केस क्या था, कि ये कैसे हमारे विवादों में आया कि वहाँ पे 10 to 50 एज की जो महिलाएं थी वहाँ पे उनका प्रवेश निषेध है। कहाँ पर? सबरीमाला टेम्पल में। तो ये आप सब हमने देख लिया है। रिलीजियस डिनोमिनेशन किसे कहते हैं? आई होप समझ में आया। जिनके 3 यूनिक फीचर हो, यूनिक नेम,
रिलीजियस प्रैक्टिस, यूनिक रिलीजियस प्रैक्टिस, और थर्ड क्या था, आप बताइए थर्ड क्या था, यूनिक नेम, रिलीजियस प्रैक्टिस, और ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए उनका, उसी को ही रिलीजियस डिनोमिनेशन मानेंगे। और आर्टिकल 20 से ये बताएं कलेक्टिव, और ये हमारे क्या है, यहाँ पे एक और जोड़ दो, मॉरलिटी, ये हमारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। नेक्स्ट देखते हैं, द बैन इज अपहेल्ड। अब पहला, सबसे पहले जो सबरीमाला का केस था वो सबसे पहले नज़रों में कब आया, हमारे न्यूज़ में कब आया, जब एस महेंद्रन एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की, कहाँ पर, केरला हाई कोर्ट में। वहाँ पे बताया गया कि एंट्री ऑफ वुमेन सीकिंग रिसीव द एंट्री ऑफ सर्टेन वुमेन, तो उन्होंने एक पिटीशन डाली कि जो वुमेन है उनकी एंट्री की मांग की, लेकिन 1991 में इस एंट्री को क्या करा, अपहेल्ड कर दिया, डिनाइड कर दिया कि इस एंट्री, ये एंट्री मतलब लीगल नहीं है, उनकी जो धार्मिक भावना है उनको ठेस पहुंच सकती है इससे, इसलिए उनकी एंट्री पे बैन कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ, टाइम फिर आया 2006 का, द बैन इज स्ट्रक। ये तो 2018 की बात है। तो यहाँ पे क्या है, 2006 में, यहाँ पे बताया नहीं गया है, लेकिन 2006 में इंडियन लॉयर यंग एसोसिएशन, ग्रुप ऑफ वुमेन था ये, उन्होंने पिटीशन डाली कि इट्स अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15, 14 एंड आर्टिकल 21 ऑल्सो, सो हाउ कुड यू अलाउ दिस प्रैक्टिस। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे माना, और 2018 में ये जजमेंट आई 4-1 के रेशियो से। जो हमारी एक चीफ जस्टिस थी, उन्होंने, जो इंद्रानी मल्होत्रा थी, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया जो इनके अगेंस्ट में गए थे इस जजमेंट के, कि इट्स नॉट अ फेयर जजमेंट, क्योंकि ये उनकी धार्मिक भावना की बात है, और कोई अलग है, कोई डिफरेंट, इसका मतलब ये नहीं कि वो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, वो डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर नहीं कर रहे, वो एज अ पर्टिकुलर एज ग्रुप कर रहे हैं। तो आपको उनकी भावना भी समझनी चाहिए, ये नहीं कि आप फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ जाएं। तो उनका ये पक्ष था। तो ये जजमेंट अभी आनी बाकी है, 22 अप्रैल तक ये जजमेंट आएगी, देखते हैं क्या होता है। ये बहुत ही एक हिस्टोरिकल जजमेंट रहने वाला है हमारे इतिहास में। तो आई होप समझ में आया वही केस आपको स्टार्टिंग से, कि कैसे हमारा आर्टिकल 25, अभी यहाँ पर एक मेन चीज देख लेते हैं। जो कोर्ट है उन्होंने, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, मेन चीज यहाँ पर ये है जो हमने पढ़ाया था, आर्टिकल 25 और 26। जो लॉर्ड अयप्पा के फॉलोअर है उनको सुप्रीम कोर्ट ने किसमें माना, आर्टिकल 25 डिक्लेयर घोषित किया। तो आर्टिकल 25 में अगर वो फॉल कर रहे हैं, लॉर्ड अयप्पा के फॉलोअर, कौन, लॉर्ड अयप्पास फॉलोअर, और इस केस का नाम क्या था, इंडियन लॉयर यंग एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, और जो कि सबरीमाला केस के नाम से भी जाना जाता है। तो जो इस केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो लॉर्ड अयप्पा के फॉलोअर्स हैं वो किस में फॉल करते हैं, एज एन आर्टिकल 25 फॉल करते हैं, ना कि आज आर्टिकल 26। ये कोई भी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस या फिर रिलीजियस डिनोमिनेशन के अंडर में फॉल नहीं करते, इसलिए एज एन आर्टिकल 25 फॉल करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में क्या था, कोई भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। अगर इसमें फॉल करते, तो अगर वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करते ऐसे ग्रुप, तो हम उनको प्रोहिबिट नहीं करते। इसका
वायलेशन नहीं होता। लेकिन आप किसमें फॉल कर रहे हैं, आर्टिकल 25 में फॉल कर रहे हैं, तो यू कैन नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। आप फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकते क्योंकि आप आर्टिकल 25 में फॉल कर रहे हैं। क्योंकि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में ये भी है, क्या था, हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी के साथ फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन आप इसमें फॉल करते हैं, इसमें क्या था, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मॉरलिटी थी, और इसमें फॉल करते, इसमें तो फंडामेंटल राइट्स का ही जिक्र ही नहीं है, तो इसमें वायलेशन नहीं होता, वो जो प्रोहिबिशन था वो वैसे ही रहता। आई होप समझ में आओ। तो यहीं तक थी आज की क्लास। तो कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इस जजमेंट का सबको ही वेट है जो कि 22 अप्रैल तक आ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।